हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। और आज हम आपको देखिए हेलो एरिन्स की आज आपको फिजिकल प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं। अभी हमने क्या किया था, कल हेलो एरिन्स का प्रिपरेशन पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि हम हेलो एरिन्स के अंतर्गत मुख्यतः किसको पढ़ा किया करते हैं, क्लोरोबेंजीन्स के अंतर्गत। तो हेलो एरिन्स की मैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी आपको बता रहा हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टी वैसे भी एक नॉर्मली होती हैं और इसके अंतर्गत हम ज़्यादा करके जो रीजनिंग के क्वेश्चन हुआ करते हैं उन्हीं को हम पढ़ा किया करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत। और केमिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम टोटल इसमें क्या पढ़ते हैं, रिएक्शन पढ़ा किया करते हैं। तो हेलो एरिन्स की जो सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। मैंने आपको हेलो एल्केन में भी बताया था कि वो जल में अविलेय होते हैं क्योंकि इसमें CX बॉन्ड और जो जल होता है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, तो दोनों को तोड़ने के लिए अधिक मात्रा में एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसीलिए ये वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, किंतु कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, यह विलेय होते हैं। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी, यह जल में अविलेय होते हैं किंतु कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। पहली प्रॉपर्टी सबको समझ में आ गई भैया। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी भी एकदम इजी है। एरिल हैलाइड में ध्रुवता का गुण एल्किल हैलाइड से कम होता है। एरिल हैलाइड का मतलब हेलो एरिन्स और एल्किल हैलाइड का मतलब हेलो एल्केन्स। इसका मतलब यह है कि जो ये एरिल हैलाइड है, ये हेलो एरिन्स है, इसमें पोलराइजेबिलिटी का नेचर कम होता है, किससे, एल्किल हैलाइड से। इसका कारण क्या है, कारण ये होता है कि जो एरिल हैलाइड होता है इसमें कार्बन परमाणु कैसा संकरित होता है, sp2 संकरित होता है। और जो एरिल एल्किल हैलाइड होता है उसमें कार्बन परमाणु कैसा संकरित होता है, sp3 संकरित होता है, ये आप जानते हो। और जब इसमें sp2 संकरित होता है तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा हो जाती है। और वैसे भी जानिए कि sp2 जो है और यहाँ पे sp3 है, यहाँ पे जो है आप देख रहे हो कि sp2 में कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ कौन सा होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे क्या हुआ करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा हो जाती है। और जब एरिल हैलाइड की sp2 संकरित कार्बन होने के कारण इसकी ऋणात्मकता बढ़ जाती है तो इसमें क्या हो जाता है, ध्रुवता का मतलब पोलराइजेशन का गुण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक जवाब भी आपको दे दिया है रीजनिंग के रूप में। जैसे ये क्या है आपकी क्लोरोबेंजीन, क्या है राजू, ये क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन आप देखिए ये क्या है आपकी एरिल हैलाइड, और ये है आपका जो ये लिखा गया है, ये है साइक्लोक्लोरोहेक्सेन। क्या लिखा गया है आपका, ये साइक्लोक्लोरोहेक्सेन। भाई ये साइक्लो और ये फिर क्या हो गया, क्लोरो, और फिर 6 कार्बन है तो हेक्सेन, साइक्लोक्लोरोहेक्सेन। ये आपकी क्या है, एरिल हैलाइड है, और ये आपकी क्या है, एल्किल हैलाइड है। यही तो है, इसमें साइक्लोहेक्सिल है ना ये। तो अब देखो इसका जो ये है, ये म्यू क्या होता जानते हो, द्विध्रुव आघूर्ण, डाइपोल मूवमेंट, ये जान लीजिएगा। इसको मापा जाता है, यूनिट होती है इसकी डिवाई। डी जो है ये क्या है, डिवाई है। तो अब आप देखिए इसका जो ध्रुवता का गुण है, देखिए मैंने कहा है ना एरिल हैलाइड में एल्किल हैलाइड से ध्रुवता का गुण कम होता है। तो ये जो इसमें है देखिए कितना आया है, 1.7 डी का मतलब डिवाई। और इसका देखिए एल्किल हैलाइड है, इसमें कितना है, 2.2 डिवाई है। इसका मतलब कि इसका क्या हुआ करता है, ज्यादा होता है। एरिल हैलाइड का मतलब हेलो एरिन्स में पोलराइजेशन का नेचर कम होता है और हेलो एल्केन्स में क्या होता है, ज्यादा होता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हेलो एरिन्स में क्या हुआ करता है, कार्बन परमाणु sp3 संकरित होता है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, और विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने के कारण इसमें पोलराइजेशन का नेचर कम हो जाता है। और जबकि जो ये हेलो एल्केन्स हैं, ये आप कह सकते हो कि जो ये आपके एल्किल हैलाइड है, इसमें क्या हुआ करता है, ऐसा नहीं होता क्योंकि इसमें sp3 संकरित कार्बन होता है। तो ये दो बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम आपको तीसरी बात बताने जा रहे हैं, इस चीज को अब ध्यान दीजिए। यहाँ थोड़ा हम इरेज कर रहे हैं, तब बातें आपको एकदम समझ में आएंगी, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी एकदम नॉर्मल, इसको समझिए, ज्यादा इसमें आपको रीजनिंग के क्वेश्चन पूछ जाएंगे, इसीलिए हम कोई रीजनिंग के क्वेश्चन भी हो उसको भी आपके लिए छोड़ नहीं रहे हैं, ये बात दिमाग में रखिए।
अब यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए। सबसे पहली चीज, इस जो तीसरी प्रॉपर्टी है, इस तीसरी प्रॉपर्टी को अगर आपको समझना है तो पहले आप हमारे साथ यहां पे आइए। जैसे ये है आपकी क्लोरोबेंजीन, ये आपकी क्या है यहां पे क्लोरोबेंजीन। अब इस क्लोरोबेंजीन में चाहे जहां कोई भी हो, इसमें देखिए जब नंबरिंग की जाती है तो एक साइंटिफिक तरीका बताया गया है कि जैसे आपने क्या किया, चाहे जिस तरफ से 1 2 3 4 5 6 चाहे इधर चाहे उधर से कर दी, तो जो 1 होता है, जैसे अब यहां पे सब प्रतिस्थापी समूह लग गया है, तो इसके बाद जो ये दूसरी पोजीशन होती है और जो छठी पोजीशन, ये आप देखिए ध्यान से, तो इधर से भी दूसरा, इधर से भी दूसरा, इस पोजीशन को हम लोग क्या कहा करते हैं, आर्थो। क्या कहा करते हैं इसको, आर्थो। ये ध्यान दीजिएगा। कहने का मतलब 1 के रिफरेंस में दूसरी और कौन सी पोजीशन, इसको आप साइड में कहीं लिख लीजिएगा, कौन सी कहलाती है, आर्थो कहलाती है। यहां पे अगर दूसरे पे कोई रहेगा, जैसे अब देखिए यहां पे पहला था तो अब ये किस पे है, दूसरे पे है, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया है, ये भी इसकी रिफरेंस में देखोगे दूसरे पे है, ये भी दूसरे पे है, तो लिखेगा क्या, ओ का मतलब आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। तो ये दूसरे की रिफरेंस में पहली और दूसरी पोजीशन, छठी और पोजीशन क्या कहलाती है, आर्थो। और फिर ये जो तीसरी होती है, इधर से आओगे तो 1 2 3 और 1 2 3, ये तीसरी, और इधर से कौन सी, पांचवी। तीसरी और पांचवी पोजीशन को हम लोग क्या कहा किया करते हैं, मेटा। क्या कहा करते हैं, मेटा। देख लीजिए, इसीलिए यहां पे 1 2 3 1 2 3 चाहे इधर से करिएगा, तो इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। कंफर्म हो रहा है ना, नहीं तो आपके लिए समस्या होगी, पहले इसको समझ लीजिए, और यह भी केमिकल प्रॉपर्टी में भी उपयोग आएगी। 1 के रिफरेंस में दूसरी और छठी पोजीशन को क्या कहते हैं राजू, आर्थो। और 1 के रिफरेंस में तीसरी और कौन सी पोजीशन को, पांचवी पोजीशन को क्या कहा किया करते हैं, मेटा। क्या कहते हैं, मेटा। इसलिए देखिए यहां लिखा गया है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। और फिर एक पोजीशन आपकी बची है ये वाली, और ये पोजीशन आपकी क्या कहलाती है, पैरा। आर्थो को शॉर्टकट में ओ से लिखते हैं, मेटा को स्मॉल एम से लिखते हैं, और पैरा को स्मॉल पी से लिखते हैं। तो अब ये ध्यान दीजिए, 1 के रिफरेंस में चौथी पोजीशन कौन सी पोजीशन कहलाती है, पैरा। तो यहां पे देखिए 1, देखिए 1 है ना, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, चाहे इधर से काउंट करेंगे तो दोनों किसके हैं, चौथे पोजीशन पे हैं, इसी इसका नाम है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो कंफर्म हो गया ना। आज के बाद आपको समस्या इसकी नहीं होनी चाहिए कि आर्थो पोजीशन किसे कहते हैं, पैरा पोजीशन किसे कहते हैं, और मेटा पोजीशन किसे कहते हैं। इतना याद रखना, नंबरिंग कर लेना। अगर 1 के रिफरेंस में दूसरी और छठी पोजीशन आ रही है तो वो आर्थो है, तीसरी और पांचवे पे है तो वो कौन सी है, मेटा है, और चौथे पे है, 1 के रिफरेंस में चौथे पे है तो वो कौन सी पोजीशन कहलाएगी, पैरा कहलाएगी। तो एकदम कंफर्म कीजिए। अगर समझ में आया होगा तो एक कमेंट कीजिएगा बढ़िया तरीके से। तो इस पोजीशन को समझने के बाद हम अब अगली बात को ध्यान दिया करते हैं, तब समझ में आएगा। कह रहा है, एकदम साफ साफ कह रहा, देखिए पैरा डाइहेलोएरिन्स के गलनांक, मतलब जो पैरा डाइहेलोएरिन्स होगा, पैरा फिर डाई मतलब 2 हेलोएरिन्स के गलनांक जो होते हैं आर्थो एवं मेटा डाइहेलोएरिन्स से क्या होता है, अधिक होता है। मतलब कि जो पैरा डाइहेलोएरिन्स है, अब इसमें पैरा कौन सा है, ये है पैरा डाइहेलोएरिन्स। ये क्या है आपका पैरा, थोड़ा इसको हम इधर लिखते हैं, ये आपकी यहां पे लिख दिया Cl और यहां पे Cl, फिर यहां पे Cl और फिर यहां पे Cl, फिर यहां पे Cl और यहां पे Cl। इस चीज को ध्यान दें, इसका नाम क्या है, आर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। क्यों आर्थो कहा, 1 के रिफरेंस में कहां पे है, दूसरे पे है, 1 के 1 2 3 पे है, तो मेटा
डाई क्लोरोबेंजीन इसका नाम, और इसका क्या हो जाएगा पैरा डाई क्लोरोबेंजीन, इसका नाम हो गया पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। तो अब ध्यान दीजिए यही जवाब है कि पैरा डाई हैलोजेनिस के गलनांक जो होते हैं आर्थो एवं मेटा डाई हैलोजेनिस से अधिक होता है। तो जो इसका गलनांक देखिए, अब सबका गलनांक भी लिख दे रहा हूं, इसका जो गलनांक बताया गया है वो बताया गया है 256 डिग्री से, और इसका क्या हुआ करता है, ये पैरा का सबसे ज्यादा होता है, इसका बताया गया है 249 और इसका बताया गया है आपका कितना है, देखिए यहां लिखा था मैंने 323, ऐसे लिख दीजिएगा बस। अब इस प्रश्न का जवाब आपको एकदम विधिवत समझ में आ गया कि जो आपका पैरा वाला होता है उसकी जो गलनांक होता है वो ज्यादा होता है। अब अगर हमसे कुछ बच्चे ये पूछे ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है कि इसका गलनांक ज्यादा अच्छा है, तो इसके पीछे कारण कुछ और नहीं है, इसके पीछे इसकी क्या है, सिमेट्री है। क्या है इसके पीछे, इसकी सिमेट्री। यहां देखिए जो इसमें पोलराइजेशन का नेचर है वो सबसे ज्यादा है, एक कंपाउंड उधर है भाई, इधर ही इसका बॉन्ड का खिंचाव है और इधर इसमें, तो एकदम ज्यादा कैंसिल कर रहा है पूरा, जान लीजिएगा। या कह सकते हो ऐसा इसलिए होता है कि पैरा की जो होती है वो सिमेट्री एकदम बढ़िया होती है, बस यही इसका जवाब है। और अब एक क्वेश्चन आपको और जवाब दे रहे हैं, चौथी प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी ये है कि जो हैलोजेनिस हुआ करते हैं यह हैलोएल्केन की तुलना में कम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, तो इसको भी लिख रहा हूं यहां पे, हैलोएरिन्स काम कर देना, हैलोएरिन्स हैलोएल्केन की तुलना में कम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। तो मैंने 4 प्रॉपर्टी आपकी इसकी बता दिया, किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टी की। चारों प्रॉपर्टी को बार बार समझाते हैं, एक बार आप पहले पूरा वीडियो ध्यान से एकांत होकर के सुन लिया करिए, तब फिर आप दोबारा उसको आप स्टार्ट करके आप बढ़िया से नोट्स में लिखा किया करिए, ताकि बातें एक बार दिमाग में क्लियर रहें, तब मजा आएगा एकदम विधिवत तरीके समझने में। और नहीं तो केमिस्ट्री आप जानते ही हो कैसे ही आपको आती होगी। अब उसके बाद हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी हो जाती तो हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ने जा रहे हैं, पार्टिकुलर हम किसकी बात ध्यान देंगे, क्लोरोबेंजीन की। तो अब यहां ध्यान दीजिएगा, हैलोएरिन, अगला टॉपिक शुरू हो गया, हैलोएरिन ब्रैकेट में क्लोरोबेंजीन की रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलोएरिन्स और क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की जो रासायनिक अभिक्रिया है इसको भी मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। तो यहां पे इसको हम बता दिया करते हैं, ध्यान दीजिए, हैलोएरिन्स की प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाओं को निम्न भागों में
बांटा गया है। नंबर 1 CCl बंध, CCl बंध की कंटिन्यूअस लिखना पड़ता है एंड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। CCl बंध की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फर्स्ट ये है। सेकंड है इसकी, जो जैसे आपने उसमें पढ़ा था एकदम वैसे इसमें भी बता दें, ध्यान दीजिएगा। CCl बंध की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दूसरी होगी अपचयन, एकदम वैसे ही बता रहा हूं अभिक्रिया। तीसरी होगी धातुओं के साथ अभिक्रिया। देखिए वही सब चीजें मिल रही है इसमें। धातुओं के साथ जो रिएक्शन मिलेगा उसमें फिटिंग रिएक्शन और उड्ज फिटिंग रिएक्शन। और फिर चौथा इलेक्ट्रॉन स्नेही, ये हट के आ गया इसमें, जिसमें बीटा निराकरण था तो ऐसे इसमें आ गया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। The chemical reactions of haloarenes has been divided into following types. First is a CCl bond nucleophilic substitution reaction. Second is a reduction reaction, and third is a reaction with metal, and fourth is a electrophilic substitution reaction. तो इतनी प्रकार के मुख्य रूप से इसकी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी है। और आज हम इसकी कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं? पहली, CCl बंध के कारण मतलब कि जो कार्बन है और ये क्लोरीन है, जहां से हेलोजन से जुड़ा है ना ये रिंग से, वही केवल अटैक होगा बस। CCl बंध की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की हम पहले बात करने जा रहे हैं। तो इतना लिखने के बाद अब आप नंबर 1 लिखेंगे। नंबर 1 आपको पूरा हम बताने जा रहे हैं, उसको अब आप ध्यान से समझें। पहली जो इसकी रिएक्शन है उसके अंतर्गत आपको बता रहा हूं, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिए। तो पहला यहां पे होगा फर्स्ट प्रॉपर्टी, CCl बंध की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। CCl बंध की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की मैं बात कर रहा हूं। इसमें सबसे पहला ए रिएक्शन, ये बात ध्यान दीजिएगा। पहला रिएक्शन है हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा विस्थापन। इस रिएक्शन का एक नाम और है डाउ अभिक्रिया, नेम रिएक्शन के रूप में। जब हम फिनॉल वाला चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तो वहां पे इस रिएक्शन को फिर बताएंगे। हाइड्रोक्सिल समूह में कि OH क्या है ना, न्यूक्लियोफाइल है। तो हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा हम क्या कर रहे हैं, विस्थापन बताने जा रहे हैं। तो जो हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा विस्थापन होता है, इसमें यह बताया जाता है कि अगर क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम NaOH के साथ कर देते हैं, लगभग 623 केल्विन टेम्परेचर होता है और 300 वायुमंडलीय दाब होता है। अगर हम इस पे क्या किया करते हैं, इसको हीट कर दिया करते हैं, तो क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट हो जाती है किसमें, फिनॉल में। किसमें कन्वर्ट हो जाती है भैया, फिनॉल में बदल जाया किया करती है। तो आपको हम पहले लैंग्वेज बताते हैं फिर रिएक्शन बताते हैं। 623 केल्विन ताप तथा 300 वायुमंडलीय
दाब पर क्लोरोबेंजीन रिएक्शन देखिए बस। अगर आपको यही नोट्स नहीं हमको देना होता ना तो जान लीजिए रिएक्शन बहुत अच्छा आपको फास्ट एकदम बता देते। इसीलिए कह रहे हैं कि पहले एक बार आप समझिए क्लोरोबेंजीन की, इसीलिए तो सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। अभिक्रिया NaOH से करने पर, NaOH से करने पर फिनॉल बनाने की विधि है, जान लीजिएगा। फिनॉल प्राप्त होता है। 623 केल्विन टेम्परेचर तथा 300 वायुमंडलीय दाब पर क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया अगर हम NaOH से करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? फिनॉल। क्या मिलेगा? फिनॉल। तो हम रिएक्शन लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये है आपकी बेंजीन, यहां पे हमने लगा दिया Cl। तो अब ये बताइए क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन और प्लस NaOH। अब जैसे ही हमने इसकी NaOH से अभिक्रिया कराया तो यहाँ पे OH क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। अब ये देखिए मैंने यही कहा था CCl बंध, सारा रिएक्शन अभी इसी पे हो रहा है, जान लीजिएगा, एकदम इसी पे ही। तो यहाँ से ये Cl हटेगा और OH यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिल के आ गया ये बेंजीन और यहाँ पे हो क्या जाएगा? OH। और इसी को हाइड्रोक्सी फिनॉल, हाइड्रोक्सी बेंजीन को ही हम लोग क्या कहते हैं? फिनॉल। और यहाँ से Na, यहाँ से Cl, बाहर हो गया आपका क्या? NaCl। तो ये आपको मिल गया क्या? फिनॉल। क्या मिल गया आपको राजू? फिनॉल। यही रिएक्शन था। इसी अभिक्रिया को ही कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? डाव अभिक्रिया कहते हैं। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया अगर हम NaOH से कर रहे हैं या सोडियम हाइड्रोक्साइड से कर रहे हैं तो आपको क्या प्राप्त होगा? फिनॉल प्राप्त होगा। अगर हम यहीं पे चाहें तो इस रिएक्शन की यहीं पे छोड़ दें, लेकिन NCERT का अगर हम पैटर्न उठा करके देखें तो NCERT ने बहुत अच्छा एक चीज किया है। उसने हर क्वेश्चन के पीछे रीजनिंग का तर्क भी दिया है ताकि आपको रीजनिंग भी प्राप्त हो। अब उसने क्या बताया कि अगर इसी क्लोरोबेंजीन में क्या हुआ करता है, यहाँ पे जो आपके जिसको आप लोग कहते हो नाइट्रो समूह, अगर वो पैरा और आर्थो पोजीशन पे आ जाए तो हैलोएरिन की क्रियाशीलता और बढ़ जाती है। किस पोजीशन पे? आर्थो। और किस पोजीशन पे? पैरा पोजीशन पे। कौन सा ग्रुप? नाइट्रो समूह। तो इसीलिए उस रिएक्शन को भी बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिए। यदि पैरा, दोनों के पहले आर्थो कर दे रहा हूं, आर्थो एवं, समझिएगा, आर्थो एवं पैरा स्थिति पर NO2 समूह जुड़ा रहता है तो हैलोएरिन की क्रियाशीलता, हैलोएरिन की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। और एक चीज फिर बता रहे हैं, अगर तुम लोग सोचो कि आर्थो पोजीशन लिया पैरा स्थिति पे और अगर हम मेटा पोजीशन पे, तो मेटा पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि मेटा स्थिति पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सब NCERT की लाइन का जवाब दे रहा हूं, बहुत आपको रीजनिंग समझ में आनी चाहिए कि अगर हम यही जो क्लोरोबेंजीन लिए हैं इसकी पैरा पोजीशन पे लगा दें, आर्थो पोजीशन पे लगा दें, तो ये जो इसके रिएक्शन की रेट है वो बढ़ जाएगी और जिससे फिर ये जो हैलोएरिन होगा उसकी क्रियाशीलता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो जैसे हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिए, अब ऊपर हमको मिटाना पड़ेगा, उसको आप समझ लिए हैं। जैसे हमने, ये था हमारा क्या? क्लोरोबेंजीन। ये क्या है हमारा? क्लोरोबेंजीन। तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? NO2।
अब देखिए मैंने किस पोजीशन पे रखा है, पैरा पोजीशन पे। अगर हमने इस पैरा पोजीशन पे यहाँ पे नाइट्रो लगा दिया तो अब इस हैलोएरिन की क्रियाशीलता बढ़ जाएगी। इसका नाम क्या होगा, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। क्या नाम होगा इसका, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। लेकिन अभी हम इसकी रिएक्शन को भी बता दे रहे हैं। NaOH से जब क्रिया करेगा तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इजी पे अटैक करेगा, इससे नहीं मतलब है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से हटेगा ये, तो ये आप ध्यान दीजिए, ये आपका यहाँ हो जाएगा OH, जहाँ Cl था ना भाई, वही रिएक्शन पूरा एकदम, NaCl बाहर और ये OH आ गया यहाँ पे, और अब यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका ये O2 और प्लस क्या बाहर हो गया, NaCl। इसका नाम होता है आर्थो। क्यों आर्थो कहा, 1 2 3 4, चौथी पोजीशन को कौन सा कहते हो, आर्थो। या आप नंबरिंग दे दिया करो 4 नाइट्रो, या आप डायरेक्ट कहिए आर्थो नाइट्रो या 4 नाइट्रो कह दीजिए। तो इसका जो नाम होगा आर्थो या नाइट्रो फिनॉल। ये तो पहला रिएक्शन हुआ ये जब हम इसके साथ कराएं, जब इसकी पैरा पोजीशन पे रखें। अब इसके आगे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम ऊपर मिटा रहे हैं, ऊपर आप समझे हैं। अब की बार हमने क्या किया, इसी नाइट्रो समूह को ध्यान दीजिएगा बी रिएक्शन में, ये आपकी क्या थी, क्लोरोबेंजीन। अब यहां पे भी आर्थो रख दिया और ये हो गया आपका दूसरे पोजीशन पे, और एक नाइट्रो यहां पे भी रख दिया। अब यहां पे अगर इसकी नंबर लिखोगे तो ये आर्थो पोजीशन पे भी है और किस पोजीशन पे है, नाइट्रो पे भी है। तो अगर आप इसका नाम कुछ लोग जानना चाहते हो, जैसे 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2,4 डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन इसका नाम होगा, और प्लस फिर इसका रिएक्शन आप NaOH से कराएंगे। तो जब NaOH से कराओगे तो फिर यही हटेगा ना, ये यहां से, तो यहां पे अब की बार जो कंपाउंड बनेगा वो यहां हो जाएगा आपका OH, भाई Cl ग्रुप हट गया इसके साथ साथ, तो यहां से ये NO2 और ये NO2, फिर आपको बना वही है, देख लीजिए कंपाउंड उसी तरीके से, लेकिन अब रिएक्शन की रेट आपको बढ़ती चली जा रही है। तो इसका अगर आप नामकरण करोगे तो 1 2 3 4 2,4 डाई नाइट्रो फिनॉल, यही हम आपको बता रहे हैं कि अगर इसी में NO2 समूह जो है वो आर्थो और पैरा पोजीशन पे हो जाएगा तो इस रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अभी एक पोजीशन और है, उसको ही लास्ट कर रहा हूं। रिएक्शन आराम से धीरे धीरे समझिए तो आपको एकदम विधिवत तरीके से समझ में आएगा। अब जो तीसरी पोजीशन है सी रिएक्शन, यहां से अब आप ध्यान दीजिए, ये आपकी क्लोरोबेंजीन है, आपकी बार ये भी आर्थो है, ये भी आर्थो, और ये कौन सी पोजीशन होती है, पैरा। तो एक NO2 यहां रख दिया, एक NO2 यहां रख दिया और एक NO2 यहां रख दिया, ये देखिए। और फिर इसकी अवक्रिया हमने किसके साथ करा दिया, NaOH के साथ। सब NCERT में है, अगर NCERT की बुक है आपके पास तो वहां से जाकर के इस चीज को आप देख सकते हो और विधिवत तरीके से इसको आप हल भी कर सकते हो वहां से। तो उसी क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अब इसका जो नाम है, काफी बच्चे ये पूछते सर नाम क्या है इसका, तो हम इसका नाम पहले आपको बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद इस रिएक्शन को विधिवत तरीके से आप समझिए, तब वही पूरा कार्यक्रम है। इसमें देखिए नंबरिंग यहां से करेंगे आप, तो 1 2 3 4 5 6, दूसरे पे है, चौथे पे है, छठे पे है, तो ऐसे लिखोगे 2,4,6, 2,4,6 तीनों पे है ना, तो ये हो जाएगा ट्राई और ये हो जाएगा नाइट्रो, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो, और फिर क्या हो जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन, ये इसका नाम है, जान लीजिएगा 2,4,6 ट्राई क्लोरोबेंजीन। अब फिर जब NaOH से क्रिया कराओगे तो फिर यहाँ Cl हट जाएगा, और जब यहाँ से Cl हटेगा तो ये आपको मिल जाएगा OH, और यहाँ पे क्या है NO2, और यहाँ पे भी क्या है, केवल इसे Cl को हटा लेते हैं बस, केवल
और यहाँ पे भी क्या है आपका NO2। और अब जो ये कंपाउंड मिला है, ये कंपाउंड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जान लीजिएगा। इससे बहुत क्वेश्चन फिनाल में पूछे जाएंगे, इसलिए फिनाल से ही रिलेटिव है, इसलिए बता दे रहा हूँ। नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 नाम रखेंगे। देखो दूसरे पे है, चौथे पे है और छठे पे है। तो 2, 4, 6 और इसको आप लोग कहोगे ट्राई और ये हो जाएगा नाइट्रो। 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या इसी का एक नाम और होता है TNP। क्या बोलते हैं इसको? TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल या TNP बोलते हैं, या इसका एक कॉमन नेम है, वो है पिक्रिक अम्ल। क्या नाम है इसका? पिक्रिक अम्ल। ये फिनाल वाले चैप्टर में भी आपको देखने को मिलेगा। तो केवल मैंने रिएक्शन बताया, डॉ रिएक्शन अगर क्लोरोबेंजीन की अक्रिया NaOH से की जाती है तो वहां पे आपको प्राप्त होता है फिनॉल। तो अगर हम उसी क्लोरोबेंजीन की आर्थो पोजीशन और किस पोजीशन पे? पैरा पोजीशन पे। अब इसे देखिए, यहाँ मैंने पैरा पोजीशन पे किया है, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या होगा राजू? पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन या 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो अगर हमने देखो यहाँ पे इसकी पैरा पोजीशन पे किया तो आपको मिला, ये जो आपको मिला क्या, यहाँ आर्थो नहीं होगा, यहाँ पैरा होगा राजू। पैरा नाइट्रोफिनॉल मिला आपको। और फिर आपने क्या किया, इसमें भी देखिए दूसरी पोजीशन, ये भी आर्थो थी, पैरा थी, इसको लॉक किया NO2 से। फिर इसके बाद मैंने सारी पोजीशन को लॉक कर दिया और तब आपको ये प्रोडक्ट मिला, आपको तब ये प्रोडक्ट मिला। तो इसमें सीधा सा बताना है कि अगर हम हैलो एरिन्स की आर्थो और पैरा पोजीशन पे हम NO2 ग्रुप को जोड़ देते हैं तो उसकी क्रियाशीलता और बढ़ जाती है, बल्कि किसकी तुलना में? क्लोरोबेंजीन की तुलना में। और जबकि अगर हम मेटा पोजीशन पे रखते हैं NO2 को तो उस रिएक्शन में क्या होता है, ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो असक्षम होता है ऐसा। तो ये पहला रिएक्शन आपको हमने क्या किया, बता दिया। इस रिएक्शन को आप बढ़िया सा ध्यान से समझिए और अगर समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिए। चलिए अगला रिएक्शन हम आपको बताते हैं। अगला रिएक्शन है अमोनिया के साथ अभिक्रिया। नेक्स्ट रिएक्शन अमोनिया के साथ अभिक्रिया। आप लोग डरिए नहीं, बस केवल रिएक्शन की ताह को समझिए और जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार आपको समझ में आएगा। और जहां ना समझ में आप बताया करिएगा तुरंत हम आपको, लेकिन आप जब समझने का प्रयास करें तब ना। दूसरा रिएक्शन इसी में है अमोनिया के साथ क्रिया। क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड एवं अमोनिया के साथ अगर हम करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होती है? एनिलीन। क्या प्राप्त होती है? एनिलीन। रिएक्शन हमको लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड एवं अमोनिया के साथ करने पर अमोनिया के साथ करने पर एनिलीन क्या प्राप्त होता है? एनिलीन प्राप्त होता है। चलिए, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्यूप्रिस ऑक्साइड या अमोनिया के साथ जब हम इसकी रिएक्शन किया करते हैं तो यहां पे जो आपको प्राप्त होने वाला कंपाउंड है वो आपका होता है एनिलीन। क्या प्राप्त होता है आपका? एनिलीन क्या हुआ करता है? आपको प्राप्त हुआ करता है। तो ये है राजू आपकी क्लोरोबेंजीन और ये है आपका क्यूप्रस ऑक्साइड और ये है आपकी अमोनिया NH3। अब आप चलिए ध्यान दीजिएगा इस रिएक्शन को। तो यहां से क्लोरोबेंजीन में से यहां से क्या होता है? एक ग्रुप निकलता है, यहां से ध्यान दीजिए,
यहाँ से निकलेगा H, तो यहाँ बचेगा NH2 और ये Cl। यहाँ देखो ये एमिनो समूह द्वारा विस्थापन है इसका। यहाँ पे चाहे अमोनिया से लिखो, चाहे आप लिख सकते थे यहाँ पे कौन से समूह द्वारा विस्थापन किया जा रहा है आपका, एमिनो समूह द्वारा विस्थापन। किसका? Cl का। इसके पहले वाले रिएक्शन में OH के द्वारा विस्थापन किया जा रहा था, तभी तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। और इसमें अमोनिया में NH2 जो है उसमें न्यूक्लियोफाइल है, वो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे अब आपको मिल जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ NH2 आ जाएगा तो ये हो गया NH2 और ये हो जाएगा आपका Cu2Cl2 बाहर होगा और बाहर होगा आपका H2O, जल बाहर होगा आपका। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी आप कितना कर दीजिए, 2 बैलेंस कीजिए, 2 आपका कॉपर इधर भी है, 2 इधर भी है, फिर 2NH3 कर दीजिए, ट्वाइस NH3। जब आप ट्वाइस NH3 किए होंगे तो इसको भी आप ट्वाइस कीजिए तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा। आप देखिए जल एक है, ठीक है, बैलेंस है। तो ये जो इक्वेशन है ये क्या है आपका, ये जो प्राप्त हुआ है आपका ये क्या है, एनिलीन है। क्या है ये? एनिलीन है। तो दूसरा रिएक्शन है अमोनिया के साथ अभिक्रिया या एमिनो समूह द्वारा विस्थापन। तो अगर हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, ये क्या है आपकी क्लोरोबेंजीन है, इसका रिएक्शन का नीचे नाम लिख लिया करो, मेन का केवल हम लिखते हैं बस। ये आपका क्या है, क्लोरोबेंजीन। तो अगर हम इसकी अभिक्रिया क्यूप्रस ऑक्साइड के साथ एवं अमोनिया के साथ करते हैं तो एनिलीन प्राप्त होती है। तीसरा रिएक्शन जो बता रहे हैं वो भी रिएक्शन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको हम बताएंगे कि साइनाइड समूह द्वारा क्या किया जाता है, विस्थापन किया जाता है। तो यहीं से Cl हट जाएगा, यहाँ पे साइनाइड समूह आ जाएगा, तो प्राप्त क्या होगा, साइनोबेंजीन। प्राप्त क्या होगा आपका, साइनोबेंजीन होगा। तो इसको आप दूसरा लिखिए पहले, लिख दे, इसी के नीचे दिखाई देगा ना, लिख दे। तीसरा साइनाइड समूह द्वारा विस्थापन, यहां से लिख रहा हूं, क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्यूप्रस साइनाइड CuCl के साथ करने पर साइनोबेंजीन प्राप्त होता है। बस सेट है। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद क्यूप्रस साइनाइड टू गिव साइनोबेंजीन, ये रिएक्शन है, जान लीजिएगा। तीसरा है ये साइनाइड समूह, इसको हटाएंगे अब हम। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका है, ये देखिए यहां पे है Cl, ये आपकी क्या है जो क्लोरोबेंजीन, साफ नीचे इतना लिखा नहीं जा पाता, हे राम, क्लोरोबेंजीन और ये है CuCl। बहुत सेट है, यहां से Cu हट जाएगा, Cl हटेगा, यहां Cl आ जाएगा। तो यहां पे हो गया आपका ये Cl और ये CuCl बाहर हो गया, कॉपर क्लोराइड। और ये जो प्राप्त हुआ ये आपको क्या मिला, साइनोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विद क्यूप्रस साइनाइड टू गिव साइनोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया अगर क्यूप्रस साइनाइड से की जाती है तो साइनोबेंजीन प्राप्त होता है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी चाहें तो इस रिएक्शन को आगे भी ले जा सकते हैं।
अगर हम इस क्यूप्रस साइनाइड जो सॉरी बेंजीन, ये साइनोबेंजीन मिला है, इसका जल अपघटन कर दें। साइनोबेंजीन जो मिला इसका क्या कर दें, जल अपघटन। मतलब ये आपके सामने क्या है, थोड़ा अगर चाहें तब रिएक्शन को आगे ले जाना चाहें तो समझदार लोग ऐसे कर सकते हैं, इसकी अगर हम जल से अभिक्रिया करा दें, किसके साथ, जल के साथ, और वो भी अम्लीय माध्यम। साइनोबेंजीन की अभिक्रिया अगर हम जल के साथ किसके माध्यम में, अम्लीय माध्यम में करा दिया करते हैं तो एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कंपाउंड प्राप्त होता है। उधर लिख दें, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम रह जाता है, उधर लिख दे रहे हैं। चलिए ऊपर ही लिखेंगे, क्या करें, ऊपर लिख रहा हूं, इसी के आगे साइनोबेंजीन की या साइनोबेंजीन का अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करने पर बेंजोइक एसिड प्राप्त होता है। अब जैसे आपसे कोई कहे कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल, क्लोरोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल, ये जैसे आता है आपके बोर्ड पेपर में, कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल, तो आप देखिए क्लोरोबेंजीन को क्यूप्रस साइनाइड से करा दीजिए, साइनोबेंजीन बन जाएगा। और ये लीजिए, ये आपकी हो गई साइनोबेंजीन, यहाँ पे CN है, क्या है ये CN, ये आपकी हो गई साइनोबेंजीन, और इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। ये नियम है, साइनाइड की हाइड्रोलिसिस की जाती है अगर एसिडिक मीडियम में, तो आप जान लीजिएगा यहां से C और इसमें से 2 O, ध्यान दियो, यहां से C है और इसमें से 2 O, तो क्या हो जाएगा COO और यहीं का एक H, COOH, और यहाँ का एक N। अब यहाँ कितना H बचा है, 3, बाहर क्या हो गई NH3, और ये जो कंपाउंड है इसी का नाम क्या है, बेंजोइक एसिड या बेंजोइक। तो बड़े आसानी से आप क्या कर सकते हो, इसको आप ऐसे बना सकते हो। तो ये आज हमने आपको नाभिक स्नेही जो प्रतिस्थापन क्रियाएं थी उसे आपको हमने बता दिया। NCERT की बुक में आपको ज़्यादा डिराइव नहीं करके बताया गया है, लेकिन हम पूरा जितना डिटेल हमको चाहिए हम उतना आपको पूरा डिटेल देंगे, आपके नॉलेज को हम अधूरा नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए आप लोग बढ़िया सा इसको लिखिए, साफ साफ लिखिए, हेडिंग बना करके लिखिए, जो मेन प्रोडक्ट है उसको अलग पेन से लिखिए, रिएक्शन के नीचे सभी कंपाउंड का नाम लिखिए, क्योंकि आपको बार बार नोट्स बनाने का मौका नहीं मिलेगा। एक बार अगर आपको नोट्स बन रही है तो एकदम साफ होनी चाहिए, सुथरी होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। अगर ऐसा मन नहीं लग रहा है तो आप, जब आपका दिमाग सही हो जाए, जब आपका मन आपको कहे कि अब हम पढ़ने की इच्छा है, तब आप बैठिए नोट्स बनाने के लिए। जबरदस्ती कोई काम नहीं होता है, जिसकी इच्छा अगर नहीं पढ़ने की है तो मत पढ़ाई कीजिए। जब आपके मन हो, जब आपकी इच्छा जागृत हो कि अब मुझे पढ़ना है, तभी आप पढ़ने बैठिए। ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए। तो आज हम अपनी क्लास यही पर क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट कल आपको अपचयन है, धातुओं से क्रिया और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग बढ़िया रहिए, खुश रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।